हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश अप किया था, करेक्ट, और उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया था, राइट। ओके, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि फिजिक्स का है, जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है ना, सो व्हाट इज ऑसिलेशन, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, करेक्ट, इस चैप्टर में। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत ही ल्यूसिड वे में स्टडी करने लायक ये चैप्टर बन जाता है, करेक्ट। और इसमें क्या क्या आएगा, कैसे स्टडीज होंगी, ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑसिलेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में देखे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं, गार्डन तो हर कोई गया बचपन में, है ना। अभी फिलहाल हम लोग लॉकडाउन में अटके, लेकिन अभी भी अगर कोई गार्डन जाने के लिए बोलेगा तो हम चले जाएंगे, राइट। सो अगर हम गार्डन में जाते हैं तो वहां पर जो झूला होता है, करेक्ट ना, अगर आप उसके ऊपर बैठते हो, कोई आपको धक्का मारता है तो आगे पीछे ऐसे मूव होते रहते हो, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन, करेक्ट। वो एक टाइप का पेंडुलम ही हुआ, है ना, करेक्ट। ओके, चलो एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं जनरली, तो पेंडुलम तो एग्जांपल है ही। अगर आप इमेजिन करते हो कि कोई एक पानी से भरा हुआ टब है और उसमें आपने खाली मग जो है उसको सिर्फ ऐसे रखा और थोड़ा सा दबाया और छोड़ दिया, तो मग भी ऐसे 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 मूव होता है ना, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन ऑसिलेशन, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप कोई एक स्प्रिंग लेते हो, उसको अगर आपने कुछ कनेक्ट किया हुआ है स्प्रिंग को, और वो कनेक्शन को अगर आपने खींच लिया तो स्प्रिंग भी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, एंड देन आप उसे छोड़ोगे तो स्प्रिंग भी ऐसे 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 मूव करेगी, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन ऑसिलेशन, करेक्ट। सो इसका मतलब है ऑसिलेशन हम डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हमें स्टडी करना अब है, करेक्ट, यहां पर। तो हमें एज अ टॉपिक ऑसिलेशन में क्या क्या स्टडी करना है उसको पहले जान लेते हैं। सो एज यू से दैट oscillations, contents of chapter, very first thing we have to study about periodic motion and what is simple harmonic motion, इसके बारे में हमें समझना है, that is the very first content. Then it is differential equation of SHM, जो कि बहुत ही सिंपल है वैसे देखा जाए तो। तीसरा है expression for acceleration, velocity and displacement of the particle under SHM। ये पार्ट जो है इस चैप्टर का one of the most important part माना जाएगा according to the question answers के हिसाब से अगर हम देखें तो। फेज एंड echo of the SHM, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM का क्या इक्वेशन होगा अगर दो SHM, दो ऑसिलेशंस अगर मिक्सअप हो जाते हैं। जनरली याद रखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही मतलब होता है SHM, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी, कौन सा इक्वेशन होगा, इसके बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। फिर आगे लास्ट पार्ट आएगा, सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड्स पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम और सेकंड्स पेंडुलम की स्टडी, टाइम पीरियड वगैरह इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली इट इज SHM ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो सारे एक्सक्लूडिंग योर डिलीटेड सिलेबस। डिलीटेड सिलेबस को मैंने यहां पर रखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे एंट्रेंस के वक्त, बिकॉज वो कंटेंट हमारे एंट्रेंस में है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या करो, फिलहाल तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने सामने जो भी लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लिया होगा, हाँ। ओके, सो अब हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग हमारा जो पहला कंटेंट है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड और व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड या पीरियड क्या होता है, सो वी कैन से दैट एक फिक्स टाइम स्पैन, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं पीरियड जनरली, ठीक है। अब टाइम पीरियड का डेफिनेशन कुछ और है, ये हमने लास्ट ईयर में भी स्टडी किया था। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स मोशन वंस। एक बार आपकी मोशन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, एंड इफ इट इज फिक्स्ड, करेक्ट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और मोशन करने के बाद फिर वो ऐसे ऐसे हो, ऑसिलेशन या सर्कुलर मोशन हो, अगर उसे अपना एक मोशन कंप्लीट करने के लिए, फिर वो सर्कुलर मोशन हो या ऑसिलेशन हो, कोई भी मोशन कंप्लीट करने के लिए अगर उसे एक फिक्स्ड टाइम लगता है तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो हम क्या बोलेंगे उसको, पीरियोडिक मोशन। सो वेरी फर्स्ट थिंग
What do you mean by a periodic motion? So simple, periodic motion is a motion which takes place with fixed time span, or a motion which repeats itself वो अपने आप को बार बार रिपीट करती है itself after a fixed interval of time, fixed interval of time. So a motion which takes place with fixed time span, और उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, a motion which repeats itself after a fixed interval of time will be called as a periodic motion. मतलब अगर कोई भी मोशन अगर खुद को रिपीट कर रहा है बार बार लेकिन एक ही टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है सेम टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जब घूम के वापस अपनी जगह पे आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. तो वो जो मोशन है वापस अपनी जगह पर आने का, वो फिक्स टाइम पे होता है, 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स के आसपास वो होता है, ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट के बाद वो अर्थ अपनी जगह पे वापस आएगी, फिर वो मूव करेगी वापस उतने ही टाइम के बाद अपनी जगह पे, फिर वो मूव करेगी वापस अपनी जगह पर आएगी. मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन. करेक्ट? ओके. अच्छा, अगर हम देखें आज जो है वो वेडनेसडे है, एग्जैक्टली 7 दिनों के बाद वापस वेडनेसडे आएगा, फिर और 7 दिनों के बाद वापस वेडनेसडे आएगा, फिर वापस वेडनेसडे आएगा, ठीक है. एंड दिस रिकरेंस ऑफ द डे विल बी अ पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक वे, है ना. ये एक पर्टिकुलर 7 दिनों के बाद वापस ये वेडनेसडे आ रहा है, दैट इज अ पीरियोडिक. करेक्ट. अगर मैं आपको पेंडुलम का एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है या फिर फ्रिक्शन है ही नहीं और आपके दोस्त ने आपको झूले पे बिठाया और आपको छोड़ दिया यहां से, तब यहां से उधर जाओगे, वापस इधर आओगे, वापस इधर जाओगे, वापस इधर, मजा आ रहा है, ठीक है. सो ऐसे ऐसे अगर आप झूल रहे हो, ठीक है, सो इन दैट केस यहां से जाके वापस जब आप इधर आते हो, सपोज आपको 2 सेकंड लगे, सपोज अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो वापस जब आप आगे जाओगे वापस आओगे, ये भी 2 सेकंड के बाद ही होगा, फिर आप आगे जाओगे वापस पीछे, ये भी 2 सेकंड के बाद होगा. ऐसे मोशंस को जनरली बोला जाता है पीरियोडिक मोशन व्हिच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसे मोशंस को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. ठीक है, ओके. तो पीरियोडिक मोशन में देयर आर सेवरल टाइप्स. तो जो आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ऑसिलेशन. ये जो है ये पीरियोडिक मोशन के ही टाइप है. ये किसके टाइप है? पीरियोडिक मोशन के ही टाइप है. एंड रिमेंबर, पीरियोडिक मोशन में दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट ईयर भी सीखे थे, अगर आपको याद है. एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाटएवर. एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एज वेल एज angular velocity is 2 pi into number of revolutions per second और number of oscillations per second. ठीक है ना. ये दो फॉर्मूले जो है, ये दो फॉर्मूले किसके हैं? पीरियोडिक मोशन के. किसके स्टूडेंट्स? पीरियोडिक मोशन के. और यही पीरियोडिक मोशन के फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, ये भी पीरियोडिक मोशन ही है, ये भी पीरियोडिक मोशन भी है. मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आप पूछो मत, मुझे आपको मालूम है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अ सर्कुलर मोशन जिसका स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और एक सर्टेन टाइम में घूम के वापस आता है. ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और वो कैसे रहेगा? वो पीरियोडिक ही रहेगा ना, एक सर्टेन टाइम के बाद वापस आता है ना. सो ऐसे केस में दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली पीरियोडिक मोशन, है ना. एट द सेम टाइम जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांसेप्ट सीखा है, जहां पर हम यहां से छूट के वापस आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाके, ये भी तो फिक्स टाइम के बाद ही होता है, इसलिए ये भी पीरियोडिक मोशन ही है. इससे हमें एक सिंपल कांसेप्ट समझती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूले वैलिड है, एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये फॉर्मूले वैलिड है. ये फॉर्मूले जो दोनों हैं वो यहां पर भी दिखेंगे, यहां पर भी दिखेंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रांसवर्स वेव होती है लाइक दिस, है ना, ठीक है, ये क्या है? जैसे ब्लू है पानी नहीं, ब्लू पानी नहीं चल रहा है, ये वेव चल रही है लाइक दिस. एंड अगर ये वेव चल रही है, सो इन केस ऑफ वेव पार्टिकल ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन पे, आगे पीछे, ठीक है ना. और वेव आगे बढ़ती है, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है. एग्जांपल अगर आपको देखना है, एक काम करते हैं, बड़े से पॉन्ड पे जाते हैं,
उधर एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देते पॉन्ड पे, वो तैरेगा, और उसको ऊपर एक पत्थर मार देते तो वेव बनेगी। तो आपको नजर आएगा वेव तो आगे आगे जा रही है, लेकिन वो पार्टिकल जो है वो जगह पे ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। इसका मतलब है दैट पार्टिकल ऑसिलेशन करता है वेव में, और इसीलिए अगर आपको वेव मोशन भी आता है, सो वेव मोशन, पार्टिकल इन वेव मोशन, ये भी जो है वो भी पीरियोडिक मोशन ही है, और इसीलिए उसमें भी ये काम में आएगा। तो इसके बाद एक चैप्टर आपको आएगा दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो उसमें वेव है, रिमेंबर वेव भी पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये तीनों भी एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को बार-बार रिपीट करती हैं। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों फार्मूले जो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड एज वेल एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ रोटेशंस व्हाटएवर, ये दोनों फार्मूले इन सभी के लिए वैलिड होंगे। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझा रहा हूं। सो आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन करना है फटाफट फास्ट। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, वेरी गुड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी कर लेते हैं रिगार्डिंग हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारा जो आगे का पार्ट है चैप्टर का दैट इज नथिंग बट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअल में शुरू होता है। सो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसको जाने से पहले मैं कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में t मतलब टाइम पीरियड होता है, एंड टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा है ना, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन मतलब सर, मतलब जहां से निकले हो आगे जाके वापस वहीं पर पहुंचने का टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज द वन ऑसिलेशन। अब इसके बाद वापस मोशन स्टार्ट होगा, सेम, वापस सेम। तो जहां से वापस एक बार मोशन शुरू होता है, दैट पॉइंट से वापस एक बार वहीं पर पहुंचने वाला जो टाइम है दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, ठीक है ना, करेक्ट। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड n दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, एक सेकंड में आपने ऐसे कितने ऑसिलेशंस किए, एक सेकंड में आपने ऐसे कितने पीरियोडिक मोशंस किए, दैट विल बी कॉल्ड एज द एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अगर ऐसा ही है, सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए हम स्प्रिंग एंड मास का सिस्टम देखेंगे। सो विल गो विद द स्प्रिंग मास सिस्टम, और इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें स्टडी करना है ना। सो रिमेंबर, इमेजिन कर लें कि यहां पर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, करेक्ट, ओके। सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने ध्यान देना, ठीक है ना। नाम ही है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल ही होगा, है ना, ओके। अब ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक्चुअल में जो वॉल है, ठीक है ना, ये तीन केसेस है अलग अलग, ये तीन केसेस मैं ड्रॉ करूंगा। स्ट्रक्चर एक ही है, बस ये वॉल है, रिजिड वॉल, ये भी जो है वो जमीन है, ठीक है ना, या फिर ये टेबल है, तो व्हाटएवर, तो ये रिजिड है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, जो लाइंस है, वो ये डिनोट करती है कि रिजिड है, ठीक है ना, करेक्ट, ओके ओके। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सपोज मैं बोलता हूं इस पे हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है। सपोज ये दीवार को एक स्प्रिंग हमने अटैच की है, एंड ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ आगे हमने एक मास कनेक्ट किया हुआ है, राइट। सो राइट नाउ दिस इज अ स्प्रिंग, दिस इज अ मास, ठीक है ना, ओके। और ये स्प्रिंग अभी अनस्ट्रेच कंडीशन में, इसको हमने ना खींचा है ना दबाया है, ठीक है ना, इट इज अंडर अनस्ट्रेच नॉर्मल स्प्रिंग, जैसे आपके पेन के अंदर होती है, टिकटॉक वाले पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है नॉर्मल, वैसे ये नॉर्मली ऐसे लगी हुई है यहां पर, ठीक है। सो ये स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज k, वेयर k इज कॉल्ड एज, रिमेंबर स्टूडेंट्स, k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, करेक्ट, ओके। एक्चुअल में फोर्स कांस्टेंट बोलना चाहिए इसे, करेक्ट। ऑसिलेशन में इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, लेकिन इस केस में उसी को हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ओके। ये जो मास है, इसका सेंटर सपोज यहां पर है, सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो वैल्यू है मास का वो है, करेक्ट। नाउ तो इसका मतलब है
ये जो है दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है ना इधर की तरफ फोर्स है ना उधर की तरफ, वो अपना शांति से वहां पर बैठा है, कुछ नहीं करेगा कोई, ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूं, ना स्प्रिंग किसी को खींचने दे रही है ना दबाने दे रही है, कुछ नहीं करने दे रही है, मास शांति से खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, ठीक है। एंड इन दैट केस अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मैं सीधा एक लाइन मारूंगा, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी तक इसको किसी ने उंगली किया होगा नहीं, लेकिन अब हम उंगली करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मास जो है इसको इस यहां से डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेस, ऐसे पकड़ेंगे और खींचेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, तो ये मास जो है वो इधर आएगा, करेक्ट, एंड दिस इज द सेंटर। अब क्या हुआ है, पहले जो ये पार्टिकल इधर था अब वो इधर पहुंचा है, मतलब हमने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है यहां पर, है ना। एंड मीन पोजीशन से, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन था पहले, मीन पोजीशन से अभी का जो पोजीशन है दैट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और वो कितना है, x है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो उसके लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में किया है, सही है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन किया है, इसे स्प्रिंग को पकड़ा, इमेजिन करो स्प्रिंग है इधर, उधर और इधर मास है, मास को पकड़ा और उसको इधर खींचा ऐसे, ठीक है ना। और ये खींचने के लिए मीन पोजीशन से हमने इसको कुछ डिस्प्लेस किया, हमने फोर्स इधर लगाया, ओके। नाउ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, अप्लाइड फोर्स। निखिल क्या बोलेंगे इसको, अप्लाइड फोर्स, वेरी गुड। आपने इसको अप्लाई करके पकड़ के रखा, ओके। लेकिन जैसे आप ये फोर्स छोड़ दोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, टेल मी। यस सानिका, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सानिका का आंसर है सर ये स्प्रिंग की वजह से ना ये वापस उधर जाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली। और ये कौन सा फोर्स है जिसने उसको वापस अपनी जगह पे खींचने की कोशिश की, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, रेस्टोरिंग फोर्स। और ये डायरेक्शन में जो फोर्स है जिसने इसको वापस अपनी जगह पे खींचने की कोशिश की, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स, वेयर Fr इज कॉल्ड एज restoring force, and obviously the meaning of word restore, to restore का मतलब होता है अपनी जगह पे वापस लाना, है ना। मतलब आपने उसको खींचा लेकिन ये restoring force उल्टे डायरेक्शन में लग गया, ओके, वेरी गुड, नाइस। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, वापस एक बार, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था उसके उल्टे डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स आया, एग्जैक्टली, सही है, वेरी गुड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये स्प्रिंग को जैसे हमने खींचा था वैसे इसको प्रेस कर देते हैं। तो पहले यहां से हमने इसको खींचा था, है ना, इधर। अब लास्ट कंडीशन में उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने सिर्फ दबा दिया, करेक्ट। तो दबा देने की वजह से अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से इतना हो गया, सही है, वेरी। लेकिन जैसे मैं इस फोर्स को छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, कहां हो जाएगा ये, एग्जैक्टली, नेथन ने सही आंसर दिया, सर ये वापस इधर जाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये अब यहां पर जाएगा, है ना। अगर यहां पर जाएगा तो ये कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स, है ना। अगर यहां पर भी आप देखो तो आपको समझेगा इन दिस केस आल्सो डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स है ना। एंड वर्थ ऑब्जर्विंग थिंग, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, अगर आप ये दोनों केसेस देखो, हर बार रेस्टोरिंग फोर्स इज ट्राइंग दैट ऑब्जेक्ट शुड कम टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब वो ट्राई कर रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे जाए, वो इक्विलिब्रियम यहां पर है ना, ये इक्विलिब्रियम था, है ना, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर भी इस केस में क्या हो रहा है कि वो उसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जा रहा है। देख लो गौर से, बहुत जरूरी है ना। सपोज ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूं O, तो यहां पर भी ये इक्विलिब्रियम है O, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है O। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ब्लॉक इट इज ट्राइंग कि वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। यहां पर भी वही हो रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाए, करेक्ट, ओके। एंड रिमेंबर गोल्डन स्टेटमेंट, जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो दैट इज द अप्लाइड फोर्स, लेकिन आपका अप्लाइड फोर्स छूट जाने के बाद अगर
रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, देन देयर विल बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इमेजिन कर दें, ये यहां पर ऐसा एक टेबल है, ठीक है, इमेजिनरी टेबल, एक इमेजिनरी टेबल, उसके ऊपर ये ऐसे एक रुमाल रखा हुआ, मैं इसको ऐसे उठाता हूं और बाजू में करता हूं और मैं छोड़ देता हूं इसको, तो ये तो इधर ही रहेगा, इसको कोई स्प्रिंग विंग लगी ही नहीं है ना, करेक्ट। आप अगर जमीन पे कोई चीज आप उठा के इधर रख लो तो जहां पर रखी वहां पर रह जाएगी, वो थोड़ी वापस जाएगी उधर, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वो मोशन ऑसिलेशन है क्या? नहीं है। मतलब ऑसिलेशन वही होगा जब रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। क्या बनेगा? रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है फॉर ऑसिलेशंस टू बी हैपन, ये फोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अप्लाइड फोर्स तो हमेशा लगाओगे, स्प्रिंग लगी है तो भी आपको खींचने के लिए अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर चीज को स्प्रिंग नहीं भी लगी, इमेजिन करते हैं ब्लॉक इधर था, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है ही नहीं, इमेजिन सिर्फ ब्लॉक रखा है, आपने उसको पकड़ा और बाजू में किया, वो इधर आएगा, ये तो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ x, लेकिन स्प्रिंग नहीं है, तो क्या आपका फोर्स छोड़ने के बाद वापस जाएगा क्या? जाएगा क्या? बोल, नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके उस फोर्स के निकल जाने के बाद रेस्टोरिंग फोर्स बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब है वो ऑसिलेशन कर ही नहीं सकता। तो जैसे अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है, वैसे ही ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स जरूरी होता है, करेक्ट। एंड दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही रहता है। ओके, और एक चीज गौर से ध्यान, इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो दो कंडीशंस है, ये स्प्रिंग अच्छा खासा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसा चिंदी स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, और ये मास 5 किलो का, ठीक है। सॉरी, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं एक काम करो, मास 5 किलो का, इसको ना मैं इधर से इधर तक खींचता हूं, ऐसे इधर तक, और एक काम करो आप ऐसे हाथ रखो इधर, और मैं इस मास को छोड़ देता हूं, जैसे इधर है, छोड़ देता हूं, तो आपके हाथ को फटका लगेगा, है ना, फटका लगेगा, है ना, जैसे अपने मास की कोई हिसाब अगर इधर छोड़ा फटका लगेगा। अब मैं क्या बोलते हैं, काम करो वैसे ही हाथ रखो, और इसको मैं ना यहां तक खींचता हूं, ठीक है, और छोड़ देता हूं, तो आपको फटका लगेगा, करेक्ट। कौन से केस में आपको जोर से फटका लगेगा? ठीक है, कौन से केस में? एग्जैक्टली सेकंड केस में, क्योंकि सेकंड केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, x ज्यादा है, तो ऐसे केस में जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आपको जोर का फटका लगेगा। क्या लगेगा? जोर का फटका, ठीक है ना। और ये जोर का फटका क्यों लग रहा है? बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था। इट मींस अगर आपने शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कम रखा है तो ये रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये जो फटका है फोर्स का, वो भी कम लगेगा। लेकिन जब आप इसको बहुत खींच लोगे और छोड़ दोगे यहां से, तो उसके बाद आपके उसी हाथ पे जोर का फटका लगेगा, और वो धीरे से नहीं लगेगा, वो जोर से लगेगा। जोर का फटका धीरे से लगेगा ऐसा नहीं होता, जोर का फटका जोर से लगेगा, मजबूत जोर से लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर एक चीज क्लियर है, दैट द रेस्टोरेशन फोर्स, पे अटेंशन, is directly proportional to displacement. Restoration force is directly proportional to displacement. Displacement जितना आप ज्यादा करोगे, छोड़ने के बाद फटका उतना ही जोर से लगेगा। मतलब restoration force is directly proportional to what? Displacement, exactly. लेकिन माइनस साइन आता है। लेकिन क्या आता है? माइनस साइन आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों? तो काफी सारे लोगों के पास इसका आंसर रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लगाओ दिमाग और आप मुझे बताओ कि ये माइनस साइन क्यों आता है। थिंक ऑन इट, 5 सेकंड दे। एग्जैक्टली 8 सेकंड दे दिए, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को, काफी सारे लोगों को पता चल गया है कि सर अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है तो माइनस साइन विल इंडिकेट दैट दोनों का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा है। एग्जैक्टली, आप गौर से देखो ना, x यहां पर तो रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर है, ओके। दूसरे टाइम x इधर, रेस्टोरिंग फोर्स इधर है, मतलब डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में है ना, करेक्ट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज द पीरियोडिक मोशन इन व्हिच द रेस्टोरेशन फोर्स is directly proportional to the displacement of the particle and it is directed towards the equilibrium position, and is directed towards the equilibrium position. So when
What is a simple harmonic motion? Simple harmonic motion is a periodic motion of a particle in which the restoration force of the particle is directly proportional to its displacement from the mean position and it is directed towards the mean position. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां से गिना जाता है? डिस्प्लेसमेंट गिना जाता है मीन पोजीशन से. So it is directly proportional to the displacement of the particle from mean position and it is directed, मतलब डायरेक्शन बताया, directed towards the mean position. ठीक है. और अगर ऐसा फोर्स नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. सिंपल, करेक्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत जबरदस्त. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो नहीं है, तो फिर मोशन नहीं है. ठीक है ना. ओके, इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है? ओके. अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया है, इसके लिए कुछ तो प्रोपोर्शनैलिटी है, कुछ तो कांस्टेंट लगेगा. एग्जैक्टली. गेट दिस Fr will be equal to minus kx. Oh, k है कांस्टेंट. यस, k है. ठीक है. एंड दिस k is called as फोर्स कांस्टेंट. क्या बोलेंगे इसको? फोर्स कांस्टेंट. ठीक है. अलग अलग केसेस में ये फोर्स कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल, फिलहाल ये जो इक्वेशन है वो स्प्रिंग के कंडीशन के हिसाब से बना है, तो इसमें जो k है फोर्स कांस्टेंट वो स्प्रिंग के वजह से आया है, इसलिए उसे बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट. तो स्प्रिंग के केस में इसे बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट. लेकिन आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने बोला था कि एक बकेट है, फिर एक टब है, उसमें सपोज पानी है. ठीक है ना. सो यहां पर है ब्लू है, पानी 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 पानी. ठीक है, यहां पर ब्लू है पानी, और इसके अंदर एक टब है, सॉरी मग है, मग. ठीक है. अगर आप इस मग को थोड़ा सा दबा देते हो नीचे की तरफ, करेक्ट, तो आपने मग के डिस्प्लेसमेंट को नीचे की तरफ किया है, मतलब आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया उसको, तो ये मग ऑसिलेशन है ना. और यहां पर भी जो ऊपर आने का फोर्स है, आप जब मग को दबा दोगे नीचे तो मग ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना, उछलेगा ऐसे. करेक्ट. अब जितना ज्यादा उसे दबाओगे उतना उछलेगा, है ना. सो यहां पर भी फोर्स जो है रेस्टोरिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. माइनस साइन. सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. तो यहां पर भी जो कांस्टेंट आएगा ना, यस, माइनस kx, यहां का भी जो k है वो फोर्स कांस्टेंट ही है. लेकिन सर इधर तो स्प्रिंग नहीं है. एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूं. यहां पर भी k का मतलब फोर्स कांस्टेंट था, यहां पर भी k का मतलब फोर्स कांस्टेंट है, बिकॉज़ वो फोर्स के इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं. इस केस में उसी फोर्स कांस्टेंट को हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया, क्योंकि इधर स्प्रिंग था. यहां पर जो है वो स्प्रिंग नहीं है, इसलिए इस फोर्स कांस्टेंट को हम बोलेंगे बायोन्सी कांस्टेंट. क्या बोलेंगे इसको? बायोन्सी कांस्टेंट, व्हिच डिपेंड्स ऑन द लिक्विड. वो आपका लिक्विड का डेंसिटी और आपके मटेरियल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. ये आपको फिलहाल बोर्ड में नहीं है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एंट्रेंस में. लेकिन उसको जो k होगा, दैट इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज अ बायोन्सी कांस्टेंट व्हिच इज वर्किंग एज अ फोर्स कांस्टेंट. है ना. यहां पर कौन फोर्स कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था? स्प्रिंग. स्प्रिंग कांस्टेंट. सो इन दिस केस स्प्रिंग कांस्टेंट वाज अ फोर्स कांस्टेंट, इन दिस केस बायोन्सी कांस्टेंट विल बी अ फोर्स कांस्टेंट. ठीक है. ओके. सो इसका मतलब है अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें ऐसे काम करती हैं. ठीक है. अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो जो क्रेडल होता है, मतलब जो पालना होता है बच्चों का, ठीक है ना, या फिर हमारा झूला होता है, वो भी तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं. वहां पर क्या स्प्रिंग है? वहां पर स्प्रिंग है क्या? नहीं है ना. तो वहां पर k का मतलब कुछ और होगा. ठीक है ना. इट मींस इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर ये स्टडी है, जस्ट लाइक योर सेंट्रीपिटल फोर्स. अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरीके से काम करता है, फिर अलग अलग क्वांटिटीज फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करती है. अगर आपको याद है, सबसे पहला एग्जांपल, जब मून अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमता है तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है ना. वही अगर गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है रोड पे, तो वहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है ना. काम वो सेंट्रीपिटल की तरह ही कर रहा है, लेकिन वो है फ्रिक्शनल फोर्स. अंडरस्टूड. ठीक है. ओके. तीसरा एग्जांपल हमने वहां पर भी लिया था कि अगर आपका सपोज रस्सी है, उसको पत्थर बांधा आप घुमा रहे हो, तो टेंशन विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये सारे सेंट्रीपिटल की तरह काम करते हैं, है ना. वैसे ही यहां इन दिस केस स्प्रिंग कांस्टेंट will work as a force constant. Here buoyancy constant will work as a force constant.
इन शॉर्ट फोर्स कांस्टेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट क्या है, जरूरी है। तो होपफुली आपको ये समझा होगा, करेक्ट। अगर ऐसा ही है तो ये डायग्राम और ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको नोट डाउन करो फास्ट, फटाफट वो है। वेरी गुड, तो आप लोगों ने होपफुली इसे नोट डाउन कर दिया होगा, है ना, करेक्ट, वेरी गुड, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, हम इसको एक छोटा सा इक्वेशन है जो हम डिराइव करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। सो इट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM? तो वो बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? पे अटेंशन, ध्यान देने का। फोर्स, कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली proportional to the displacement x and directed in the opposite direction of x, correct? Therefore expression of restoring force is given as ध्यान देने का, it is restoring force is directly proportional to -x, ये हमने देखा है ना। So therefore, pay attention, therefore restoring force is equal to -kx, very good. Here k is equal to force constant, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, यहां पर है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। सो k is equal to force constant एंड यहां पर आएगा here स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है, ये मैं समझाया कि आपको। यस, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट स्टूडेंट, वेरी, ठीक है। नाउ एज force is equal to mass into acceleration, you know that force is what? Mass into acceleration, correct understand है? Very good. So force is equal to mass into acceleration, अगर ऐसा ही है, so therefore equation 1 becomes, what is equation 1? Very simple, that will become ma is equal to -kx, सही है students, very good. So therefore a is equal to -k by m into x, -k by m into x. Now k is a spring constant or force constant which is a constant. m, आपने एक बार रस्सी को मास लगा दिया और आप थोड़ा थोड़ा फोर्स करके खींच रहे हो, तो आप देख रहे हो फोर्स ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में आप मास चेंज नहीं कर रहे। सो अपैरेंटली मास इज आल्सो कांस्टेंट देयर राइट नाउ। सो इन दैट केस ये जो k by m है, हियर k by m is replaced by omega square, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्टार स्टेप है, ठीक है ना। क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है, तो इसके इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई तो एक टर्म होनी ही चाहिए ना, जो कि अब तक नहीं थी। तो हमने क्या कर दिया, k by m को ओमेगा स्क्वायर पुट अप कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, देयरफॉर a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x हो गया। a is equal to क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने ऐसे कैसे डायरेक्टली ले लिया k by m को ओमेगा स्क्वायर, ऐसा डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? वेट, इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपको इसका आंसर दूंगा, लेकिन ये डेरिवेशन पहले हो जाने दो, ठीक है ना। ये डेरिवेशन जैसे हो जाएगा मैं आपको ये सवाल का जवाब दूंगा कि मैंने क्यों k by m को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर किया, इसका आंसर मैं दूंगा। लेकिन अभी पहले फ्लो में है तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, इसका आंसर मैं दूंगा, भरोसा रखो, ठीक है। So a is equal to minus omega square x, very good. Now this is equation number 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये सेकंड है, ठीक है। बाकी ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ये डायग्राम
बनाना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और फिर ये डेरिवेशन लिखना है, ठीक है ना। सो इन दैट केस फिलहाल के लिए मैं डायग्राम लिखा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। सो और आपका जो ये इक्वेशन है वो कंटिन्यू करना। नाउ एज यू नो दैट हमने सीखा हुआ है डेरिवेटिव्स में, मैथ्स में, इवन फिजिक्स में, एक्सेलरेशन इज ट्वाइस द डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इट इज a is equal to d square x by dt square. Therefore equation 2 becomes, equation 2 क्या बनेगा, वेरी सिंपल, a की जगह पर हम ये डालेंगे, so it will become d square x by dt square is equal to minus omega square x. Therefore d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 is the result. And this expression or this equation is differential equation of SH. करेक्ट। सो बहुत सिंपल था, हमने फोर्स इज डायरेक्ट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन बिकॉज़ उल्टे डायरेक्शन में वहां से स्टार्ट किया, फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी के लिए k दिया जो कि फोर्स कांस्टेंट होता है, यहां पर उसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, ओके। फिर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है तो वो पुट अप किया वहां पर, फिर ये m नीचे लिया एंड k बाय m को ओमेगा स्क्वायर ले लिया, ठीक है, बिकॉज़ हमें एक फ्रीक्वेंसी वाली टर्म चाहिए थी बिकॉज़ ये पीरियोडिक मोशन है। अब k बाय m को ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया वो बताऊंगा मैं अभी आगे। फिर यहां से ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x, फिर a को हमने पुट अप किया d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर और ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है फिलहाल के लिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM कंप्लीट हो गया, करेक्ट। सो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। ओके, सो होपफुली आपने पॉज करके इसे नोट डाउन कर लिया। ओके, सो क्लियर अटेंशन। एक्चुअल में जब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना, सो इन दैट केस मैथमेटिकली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डायमेंशन से वेरीफाई करना। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। सो अगर आप गौर से देखो, एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू माइनस kx, ये माइनस साइन तो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए अगर हम सिर्फ kx रखते हैं मैग्नीट्यूड, तो k का फॉर्मूला हो जाए k इज इक्वल टू fr डिवाइड बाय x, ओके, करेक्ट। ओके, वेट, नाउ जब मैं बोलता हूं व्हाट इज k बाय m, है ना, ये तो क्वेश्चन था k बाय m, तो k इज नथिंग बट fr डिवाइड बाय x डिवाइड बाय ये m, तो m इधर आएगा, सही है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो k को fr by x लिखा, m डिवाइड नहीं, ठीक है। ओके, नाउ एज यू नो दैट fr is mass into acceleration, force is mass into acceleration, very good, divided by x into m cancel, तो a by x हो गया, ये करेक्ट है। नाउ टेल मी, ये जो acceleration divided by x है, ठीक है, acceleration का डायमेंशन क्या होता है? सो डायमेंशन ऑफ acceleration is l1 t minus 2, राइट, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और x मतलब मीटर, सो इट इज l1, तो ये l1 भी कैंसिल हो गया, है ना। t raised to minus 2 मतलब 1 upon t raised to 2 makes dimension of k by m is 1 upon t raised to 2। अब एक काम करते हैं, डायमेंशनली ही ओमेगा स्क्वायर को भी चेक करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा अगर आपको याद है इट इज 2 पाई बाय t, सो इट इज 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो ओमेगा 2 पाई बाय t का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लेते हैं, व्हाट इज 4 पाई स्क्वायर? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t2। तो डायमेंशन वाइज इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, इसीलिए हम k बाय m को, hence k by m is dimensionally replaced by omega square, क्योंकि हमें एक क्वांटिटी चाहिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी दे पाए, जिसके लिए हमने k by m को क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ले लिया। therefore k by m is omega square, therefore
ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एन। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, ठीक है ना, करेक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, करेक्ट। ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया बाय डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, ओके। सो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, करेक्ट। और आज का आपका होमवर्क मैं आपको यहाँ पर दे रहा, करेक्ट। सो उसके आपने क्या करना है, लिखना है। अगर आपको इससे नोट डाउन करना है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी पास पॉज करके। ओके, सो होपफुली आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको आज का होमवर्क बता रहा हूं आपका। सो होमवर्क सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है। डिफाइन, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का बुक का भी यूज करना पड़ सकता है। डिफाइन, सबसे पहले इट इज पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एसएच। इन सभी का आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है, ठीक है। सेकेंड, गिव दी या फिर डेराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएन बाय स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर लिखना है। आज के लिए हम यहां पर रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारे ऑसिलेशन का बेसिक पार्ट। ये जो था ये सारा एकदम बेसिक था, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी इसके अंदर, जो कि मैंने आपको ऑसिलेशन के बारे में समझाई। इससे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम वो पार्ट से शुरू करेंगे जहां पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है ना। और ऐसे केस में आपको आगे वाले पार्ट का हेल्प आपको मिलती रहेगा, करेक्ट। सो अभी के लिए हम रुकेंगे यहां पर। थैंक यू सो मच।